अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। अर्थात हमारी जो सरकार है, हमारा जो संसद है, वहाँ पर जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं वो लोग किस प्रकार से सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। तो जो विपक्ष होता है उसका काम ही यही होता है कि सरकार चाहे कैसे भी योजना लेकर के आए, उसमें क्या क्या खामियां हैं उसी को ढूंढना और उसका जो है वो रचनात्मक रूप से आलोचना करना जो है वो विपक्ष का काम होता है। और इस तरीके से विपक्ष जो है वो सरकार को जवाबदेह बनाती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक रूप से आलोचना के माध्यम से विपक्ष जो है वो सरकार को जवाबदेह बनाती है, ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो सी-टेट का जो सेकेंड पेपर हुआ था 20 जनवरी 2023 ईस्वी को, इसी के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह क्या कहलाता है। तो संविधान के द्वारा जो सरकार के 3 अंग बताए गए हैं उनके अपने अपने अधिकार होते हैं और वो अपने अधिकारों का पालन करते हैं, और इसको जो है वो सरकार की शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें सरकार के तीनों अंगों की कि कौन कौन से अंग होते हैं, तो सरकार का जो पहला अंग होता है वो कहलाता है विधायिका। क्या कहलाता है? वो कहलाता है विधायिका। और विधायिका का काम होता है कि ये जो है वो नियम कानून बनाए। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है सरकार का वो कहलाता है कार्यपालिका। क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्यपालिका। और इसका काम ये होता है कि जो नियम बने हैं उसका ये पालन करने का काम करे, ये पालन करवाए, ये होता है कार्यपालिका का काम। इसके बाद जो तीसरा अंग है इसका काम है न्यायपालिका। क्या है? इसका काम जो है वो होता है न्यायपालिका का। मतलब कि यहाँ से जो कानून बना है उसको ये लोग लागू करेंगे कार्यपालिका वाले, और ये जब लागू करेंगे तो जो भी व्यक्ति इन कानूनों को नहीं मानेगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका के पास होती है। इस तरीके से सरकार जो है वो 3 भागों में काम करती है, जिसे कि सरकार की शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की सरकार है। अर्थात हमारे देश में जो सरकार चल रही है वो किस प्रकार की सरकार है। तो हमारे देश की जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? तो ऐसी सरकार जिसकी शक्ति जो है वो जनता में निहित होती है, ऐसी सरकार को जो है वो लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। हमारे देश में जो सरकार चल रही है या चलती है उसका चुनाव जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हमारे देश में कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पर दिया है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है? तो ऐसा सरकार जहाँ पर कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति के पास में सारा का सारा सत्ता होता है, पावर होता है, ऐसे सरकार को जो है वो अध्यक्षात्मक सरकार कहा जाता है। ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है साम्यवादी सरकार। साम्यवादी सरकार क्या होती है? तो ऐसी सरकार जो कि अपने समाज के बीच में व्याप्त वर्गों को खत्म करने के लिए काम करती है, ऐसी सरकार को साम्यवादी सरकार कहा जाता है। अब ये वर्ग कैसे होते हैं? तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसे कि ऊंच नीच का भेदभाव हो या फिर अमीरी गरीबी का वर्ग हो। ऐसे के लिए उन लोगों को समान करने के लिए साम्यवादी सरकार काम करती है। सपोज करिए कि कोई गरीब वर्ग है और एक अमीर वर्ग है, तो साम्यवादी अगर सरकार होगी तो वो क्या करेगी कि अमीरों से पैसा लेकर के वो गरीबों में बांट देगी और इस तरीके से दोनों वर्ग को जो है वो आपस में बराबर कर देगी। इस तरीके की सरकार जो है वो साम्यवादी सरकार कहलाती है। ऑप्शन डी को देखिए, यहाँ पर दिया है पूंजीवादी सरकार। पूंजीवादी सरकार क्या होती है? तो ऐसी सरकार जो कि सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए काम करती है, वो जनता के लिए काम नहीं करती या बिल्कुल कम ही काम करती है जनता के लिए, लाभ के लिए ज़्यादा काम करती है। ऐसी सरकार को जो है वो पूंजीवादी सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है। अर्थात गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि गठबंधन सरकार क्या होती है,
कि चुनाव के बाद में जब किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक जो दल होते हैं वो दो या दो से अधिक मिल करके अपने बीच में जो है वो सत्ता के साझेदारी कर लेते हैं, अर्थात साझेदारी रूप से जो है वो सरकार चलाने लगते हैं। ऐसी सरकार को जो है वो गठबंधन की सरकार कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग गठबंधन की बात करें कि ये गठबंधन आखिर में होता क्या है, गठबंधन सरकार, तो एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि अगर चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर सरकार बनाने के लिए आपको आधे से अधिक सीटों की आवश्यकता होगी। आधे से अधिक सीट अगर आप प्राप्त करते हैं तभी वहाँ पर आप सरकार बना सकते हैं। अर्थात सपोज करिए कि कहीं पर अगर 40 सीटें हैं तो आपको सरकार बनाने के लिए 20 से ज़्यादा सीटें आपके पास होनी आवश्यक है, तभी आप उस जगह पर सरकार बना सकते हैं। सपोज करिए कि इन 40 सीटों में जो है वो 3 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, एक पार्टी को 15 सीट मिली, दूसरी पार्टी को भी 15 सीट मिली और तीसरी पार्टी को जो है वो 10 सीट मिली। तो यहाँ पर आप देखिए किसी भी पार्टी को जो है वो 20 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं। इसीलिए कोई भी पार्टी जो है वो अकेले तौर पर जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए पार्टियां क्या करती हैं कि वो आपस में साझेदारी कर लेंगी, वहाँ पर जो है वो साझेदारी कर लेंगी और इस साझेदारी के माध्यम से वो जो है वो सरकार चलाने लगेंगी और ऐसी सरकार को जो है वो गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कि सरकार कई स्तरों पर हों, जैसे कि हमारे देश में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। इस तरीके से जब कई स्तर होते हैं तो ऐसी व्यवस्था को संघवादी व्यवस्था कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए में दिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है किसी भी व्यवस्था में, वो जो है वो चुन करके आया हुआ है, न कि अपॉइंट किया गया है। ऐसी व्यवस्था को जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। आप हमारे देश में देखिए, हमारे देश में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो वो है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में। इसीलिए हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? तो हमारे देश में जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आप आज भी देखिए कि वहाँ पर राजा रानी होते हैं और वहाँ पर जो है वो वंशानुगत ही चलते हैं, मतलब कि जो राजा का बेटा है वही फिर से राजा बनेगा, उसका कोई चुनाव नहीं होता है। इसीलिए जो ब्रिटेन है वो आज भी गणतंत्र जो है वो नहीं हो सका है। इसके बाद ऑप्शन सी को देखिए, इसमें दिया है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था क्या होती है? तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार जिसका खुद का कोई धर्म ना हो, वो जो है वो उसका खुद का कोई धर्म ना हो, बाकी उसमें चाहे जो भी धर्म चले, ऐसी व्यवस्था को जो है वो धर्मनिरपेक्ष सरकार या धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पर दिया है उदारवादी व्यवस्था। उदारवादी क्या होती है? तो उदारवादी व्यवस्था जो होती है वो लेस दंडात्मक कार्रवाई होती है, मतलब कि यहाँ पर दंड का प्रावधान जो है वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही जटिल नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था को जो है वो उदारवादी व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है। अर्थात जो सरकार के 3 अंग होते हैं उनमें से जो एक है कार्यपालिका, इसका क्या मतलब है? तो सरकार का जो कार्यपालिका अंग होता है वो लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो कि कानूनों को लागू कराने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे समूह को जो है वो कार्यपालिका कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग सरकार की बात करें तो जो सरकार होती है इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक होती है विधायिका। क्या होती है? एक होती है विधायिका जो कि कानून बनाने का काम करती है। जो दूसरा इसका अंग होता है वो होता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका होता है जो कि इस कानून को लागू करने का काम करता है, ये जो है वो प्रशासन का काम करता है। और तीसरा जो इसका अंग होता है वो होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका होता है जो कि अगर ये न कानून लागू किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति अगर नहीं मानता है तो इसका काम जो है वो दंडात्मक कार्रवाई करना होता है न्यायपालिका का। और ये जो है वो 3 अंग होते हैं सरकार के। और इसमें जो है वो कार्यपालिका के बारे में पूछा गया था, लेकिन आपको तीनों जो भाग हैं इन तीनों का अभिप्राय क्या है वो आपको जानकारी में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई
अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। अर्थात जो जनता है, जो नागरिक हैं, उन पर प्रशासन करने का काम जो है वो निम्न में से कौन से संगठन के द्वारा किया जाता है? तो प्रशासन करने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, सरकार का काम क्या होता है? तो सरकार का काम होता है कि जनता को जो है वो व्यवस्थित ढंग से रख सके। इसके लिए सरकार क्या करती है कि सरकार जो है वो कानून बनाती है, सरकार जो है वो नियम बनाती है और इन नियमों का पालन करवाती है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए जो है वो दंडात्मक कार्रवाई भी करती है। इसीलिए सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं। एक अंग जो कि नियमों को बनाने का काम करता है जनता के लिए, उसको जो है वो विधायिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? विधायिका कहा जाता है। दूसरा अंग जो कि इन नियमों को पालन करवाने का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहा जाता है। और तीसरा अंग जो कि इन नियमों को नहीं मानने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करता है, इसको जो है वो न्यायपालिका कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर दिया है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है? तो सरकार का जो कार्यपालिका वाला भाग है, इसमें ऐसे लोगों का समूह जो कि इसको संचालित करता है, ऐसे समूह को जो है वो मंत्रिमंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है संसद। संसद क्या होता है? तो इन नियमों को बनाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, जो जगह बनाई गई है, जो भवन बनाया गया है, उसी को जो है वो संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ऑप्शन डी में देखिए, यहाँ पर दिया है न्यायपालिका। इस सरकार में जो दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जो अंग बनाया गया है, वही अंग जो है वो न्यायपालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यायपालिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथन ए और बी क्या कह रहे हैं। कथन ए कह रहा है कि पद राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर जो 2 शब्द दिए गए हैं, एक राज्य और एक सरकार, इसको हम लोग आपस में बदल करके इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि राज्य का और सरकार का दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, और जब अर्थ अलग है तो फिर हम कैसे बदल सकते हैं इसको? अगर अर्थ की बात करें हम लोग, तो राज्य का अर्थ क्या होता है? तो राज्य का अर्थ ऐसा होता है कि कोई भी भूमि का क्षेत्र जिसका अपना खुद का एक एरिया हो, उसका खुद का क्षेत्र हो, और यहाँ पर जो जनता रहती है उसके शासन के लिए एक उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी हो, इसको जो है वो राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे राज्य कहा जाता है। जहाँ पर कि भूमि का क्षेत्र भी हो और वहाँ पर व्यवस्था हो, इसे राज्य कहा जाता है। जैसे कि हमारा भारत है, भारत के पास देखिए इसका अपना खुद का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्र है, और यहाँ पर जो जनता रहती है उसके प्रशासन के लिए यहाँ पर एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। इसीलिए भारत क्या है? भारत एक राज्य है। लेकिन सरकार की हम लोग बात करें तो सरकार सिर्फ और सिर्फ एक संगठन होती है जो कि राज्य में जनता पर व्यवस्था कायम रखने के लिए बनाई जाती है। इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसी को सरकार कहा जाता है। इसीलिए हम सरकार और राज्य को आपस में अदल बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन कथन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा देश जो है वो कई सारे राज्यों में बटा हुआ है, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा। ये क्या है? यह जो है वो राज्य हैं, लेकिन ये राज्य की परिभाषा में फिट नहीं बैठते, बल्कि ये जो है वो राज्य की एक सिंबॉलिक राज्य जो है वो एक सिंबॉलिक राज्य के तौर पर है। क्यों? क्योंकि इनका जो क्षेत्र है, सपोज करिए कि जो राजस्थान है, जो राजस्थान है इसका अपना एक क्षेत्र है और क्षेत्र में ये प्रशासन भी चलाता है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है, जो इसका एरिया है, क्या इसका एरिया इसके अधीन आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है इस पर नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार जब चाहे वो राजस्थान का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है, इसके क्षेत्र से काट करके दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है, या इसका अस्तित्व भी समाप्त कर सकती है। ये पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। मतलब कि वहाँ पर जो राज्य सरकार है, राजस्थान की जो राजस्थान है, वहाँ पर अपने क्षेत्र पर इसका कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पर यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था कायम कर रही है। इसीलिए ये जो है वो राज्य की जो परिभाषा है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा। सिर्फ और सिर्फ ये सिंबॉलिक तौर पर राज्य हैं, न कि ये राज्य हैं। इससे आप राज्य को कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करिएगा।
इसके बाद कथन बी को देखिए। ये कथन बी कह रहा है कि सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार करके रखा है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता के लिए कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है और उसके लिए उत्तरदायी भी होती है। लेकिन जो राज्य होता है वो एक भूमि का क्षेत्र होता है और वहाँ पर जो जनता होती है उसका अधिकार होता है, उस क्षेत्र पर उस पर अधिकार होता है। इसीलिए जो कथन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा, अर्थात कथन ए और बी दोनों के दोनों सही हैं और ए और बी दोनों सही है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार काम करती है किस स्तर पर। तो भारत में जो सरकार है वो बेसिकली 3 स्तरों पे काम करती है। कौन कौन से स्तर हैं? तो पहला जो इसका स्तर है वो है राष्ट्रीय स्तर, और राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार काम करती है वो है केंद्र सरकार। जो दूसरा स्तर है वो है राज्य स्तर, और राज्य स्तर पर कौन काम करता है? तो राज्य स्तर पर काम करती हैं राज्य सरकारें। और जो तीसरा इसका स्तर है वो कौन सा है? तो वो है स्थानीय स्तर। कौन सा है? स्थानीय स्तर, जहाँ पर कि स्थानीय सरकार काम करती हैं। जैसे कि गाँव में कौन काम करता है? तो ग्राम पंचायतें काम करती हैं। नगरों में काम करता है तो नगरों में जो है वो नगर पंचायतें काम करती हैं। इस तरीके से भारत सरकार जो है वो 3 स्तरों पर काम करती है। इसमें जो है वो वार्ड स्तर पर कोई सरकार काम नहीं करती है हमारा, और क्षेत्रीय स्तर पर भी कोई सरकार हमारी यहाँ नहीं है। इसीलिए बी और सी, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर दोनों सही होंगे। इसीलिए बी और सी ऑप्शन दिया हुआ है बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थात जो सरकारों के द्वारा सेवाएं संचालित की जाती हैं उन सेवाओं में निम्न में से किसे शामिल किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ए में दिया है पुलिस सेवाएं। क्या पुलिस सेवाएं सरकारी सेवाओं में आती हैं, सार्वजनिक सेवाओं में आती हैं? हाँ, बिल्कुल आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्य स्तर पर सरकार काम करती है, जो राज्य स्तर पर राज्य सरकारें काम करती हैं, उनके अंतर्गत आती हैं पुलिस सेवाएं, जिनका उपयोग वो प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए करती हैं। इसीलिए जो ए है पुलिस सेवाएं, ये तो बिल्कुल सही होगा। बी में दिया है न्यायिक सेवाएं। क्या न्यायिक सेवाएं भी आती हैं सार्वजनिक सेवाओं में? हाँ, बिल्कुल आती हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार होता है उसका 3 भाग होता है। एक तो कानून बनाने का काम, दूसरा उसे लागू करने का काम, और तीसरा जो है वो जो नहीं मानेगा उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करने का काम। अर्थात जो न्यायिक सेवाएं हैं ये भी आएंगी किसके अंतर्गत? ये भी आएंगे सरकार के अंतर्गत, और ये क्या है? ये जो है वो सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आएंगी। इसीलिए जो बी है ये भी सही होगा। इसके बाद सी में देखिए। सी में दिया है शैक्षणिक सेवाएं। क्या शैक्षणिक सेवाएं सरकारों के द्वारा संचालित की जाती हैं? बिल्कुल की जाती हैं। आप देखिए, यूनिवर्सिटी चलाए जाते हैं सरकारों के ही द्वारा, स्कूल भी चलाए जाते हैं। ये राज्य सरकार के भी द्वारा चलाए जाते हैं और केंद्र सरकार के भी द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब कि ये भी क्या है? ये अभी जो है वो सार्वजनिक सेवा में आएगा ही। इसके बाद डी में दिया है निर्माण सेवाएं। निर्माण सेवाओं का क्या मतलब हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो भी निर्माण हो रहा है, विनिर्माण का कार्य हो रहा है, जैसे कि कहीं पर ब्रिज बन रहा है, कहीं पर जैसे संसद भवन बना, क्या ये सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो नहीं, ये जो है वो सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सरकार जो है वो निर्माण का काम करती ही नहीं है। सरकार जो है वो जितने भी निर्माण के काम होते हैं उन सारे निर्माण के कामों को सरकार जो है वो ठेके पर करवाती है। वो जो प्राइवेट कंपनियों से करवाने का काम करती है, खुद नहीं करती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अभी जो नया वाला संसद भवन बना है, इसको सरकार ने खुद नहीं बनाया, बल्कि इसका ठेका जो है वो टाटा कंपनी को इसने दिया, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और इसने जो है वो संसद भवन बना करके सरकार को दे दिया। अर्थात जो निर्माण का काम है वो सरकार खुद नहीं करती है, ये सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए जो डी है सार्वजनिक निर्माण सेवाएं, ये जो है वो गलत हो जाएगा। अर्थात ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हैं, और ये दिया है ऑप्शन डी में, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ क्या है। अर्थात सरकार की शक्तियों का जो बंटवारा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में, इसके संबंध में, इसके सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सही है, उसके आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है
कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि ये जो 3 अंग बनाए गए हैं इनके अपने अपने उत्तरदायित्व हैं और सबको अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। किसी को भी दूसरे के उत्तरदायित्व का वहन नहीं करना चाहिए, दूसरे के कामों में भी दखल नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जो तीनों अंग हैं उनको अपना अलग अलग काम करना चाहिए। अर्थात जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो कार्यपालिका है उसे न्यायपालिका और विधायिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो कथन बी है ये भी सही होगा। अर्थात कथन ए और बी दोनों के दोनों सही हैं और ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार कितने स्तरों पर मौजूद है। तो हमारे देश में सरकार जो है वो 3 स्तरों पर चलती है। एक तो केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर और तीसरा जो है वो स्थानीय स्तर पर चलती है। अर्थात ऑप्शन सी में जो दिया है 3 ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं, एक में सरकार के स्तर दिए गए हैं अर्थात सरकार दिया गया है और दूसरे में सरकार कौन सा निर्णय ले सकती है वो दिया गया है और इनका हमें सुमेलित करना है कि कौन का किससे संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे आसान वाला पहले कथन ढूंढेंगे जिससे कि हमें आसानी हो मिलाने में। तो यहाँ पर निर्णय वाले में दूसरा वाला कथन देखिए, ये कह रहा है कि 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय किस सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। तो नोटों को जारी करने का सिर्फ और सिर्फ निर्णय जो है वो केंद्र सरकार के ही द्वारा लिया जा सकता है। अर्थात दूसरे का संबंध किससे है तो वो ए से होगा। ऑप्शनों में देखिए कि ए का संबंध दूसरे से कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब कि सिर्फ ए और सी में से ही कोई सही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निर्णय वाले में तीसरा को देखिए, यहाँ पर दिया है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय। अर्थात जो क्षेत्रीय परिवहन चलते हैं, क्षेत्रीय परिवहन जैसे कि बसें चलती हैं, जैसे कि डीटीसी की बसें हैं, जैसे कि यूपी की डिपो हैं, इनका कार्यालय बनाने का अधिकार किसके पास है निर्णय लेने का। तो इनका निर्णय लेने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों के पास होता है, क्योंकि ये राज्य का विषय है परिवहन। अर्थात तीसरे का संबंध किससे होगा बी से। तीसरे का संबंध बी से कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया है। अर्थात जो ऑप्शन सी है वो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही होने वाला है। लेकिन यहाँ से ये भी आप देख लीजिए कि जो स्थानीय स्तर पर जो खेलों का निर्माण हो, जो खेल कराए जाते हैं, इसका प्रशासन का काम जो है वो स्थानीय सरकार करती है। इसीलिए पहले वाला का संबंध किससे होगा, सी से होगा। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। कौन सा वाक्य सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि सरकार राज्य का एक अंग होती है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि राज्य का एक अंग होती है सरकार। कैसे? तो राज्य क्या होता है, तो राज्य का मतलब हुआ भूमि का कोई एक निश्चित क्षेत्र और वहाँ पर जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से जो है वो सरकार, उसको जो है वो राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। और ये जो व्यवस्था होती है, इसी को संचालित करने वाला जो संगठन होता है, उसी को सरकार कहा जाता है। अर्थात जो सरकार है वो एक राज्य का अंग हुई। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ पर दिया है कि सरकार और राज्य एक ही हैं। इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। क्यों? क्योंकि सरकार का अर्थ अलग होता है और राज्य का अर्थ जो है वो अलग होता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर दिया है कि मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। तो नहीं, मतदान के जरिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदला जा सकता है, जो कि एक राज्य का संगठन है। राज्य को नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी देखिए, ये कह रहा है कि कानून लागू करने का सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कानून को लागू करने का, बनाने का और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार जो है वो सरकार के ही पास होती है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कथन ए और आर क्या कह रहे हैं। तो कथन ए कह रहा है कि सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है। क्या यह सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सरकार को व्यवस्था चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। धन कहाँ से आएगा? नागरिकों से, और नागरिकों से लेने के लिए सरकार जो है वो कर लगाती है। इसीलिए अभिकथन जो ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कथन आर को देखिए। ये कह रहा है कि सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद नहीं खरीद सकते, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो गरीब तबका है वो हर एक चीज़ बाज़ार से खरीद नहीं पाता है, और चूँकि जो आवश्यक चीज़ें हैं वो गरीब लोगों को भी मिलनी चाहिए। इसीलिए जो सरकार जो है वो कुछ आवश्यक चीज़ों को वो प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल है, जैसे कि शिक्षा है, जैसे कि रोज़गार है, जैसे कि समाज कल्याण है। ये सब क्या है, सरकार के द्वारा जो है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड भी करवाए जाते हैं। मतलब कि जो कथन आर है ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और दोनों दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों या शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच में विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कि सरकार को कई स्तरों में बांट दिया जाता है उसे संघीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं? संघीय राज्य कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जैसे हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सरकार है वो 3 स्तरों पर बटी हुई है, केंद्र स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। मतलब कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है? तो संघ की व्यवस्था है, लेकिन ये पूरी तरीके से संघ की व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो है वो अर्ध संघीय सरकारें चलती हैं। इसके बाद ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर दिया है एकात्मक या एकीक राज्य। एकात्मक राज्य क्या होते हैं? तो ऐसे राज्य होते हैं एकात्मक राज्य जहाँ पर कि सरकारें जो है वो कई स्तरों पर नहीं बटी होती हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तर पर होती हैं। ऐसे राज्यों को जो है वो एकात्मक राज्य कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो सरकार है वो एकात्मक राज्य है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार चलती है। जैसे कि फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो एकात्मक सरकार ही चलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार दीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात हमारे देश में जो सरकार चलती है उसके संबंध में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, और हमें चूज करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार के 2 नहीं बल्कि 3 स्तर हैं। कौन कौन से? केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कथन बी देखिए। ये कह रहा है कि कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है वो अपना कानून बनाती है, लागू करती है, अपने कर के नियम बनाते हैं, लागू करते हैं, अपना प्रशासन चलाती है। जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपना कानून बनाती हैं, अपना नियम लगाती हैं, अपना प्रशासन चलाती हैं। अर्थात जो कथन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। मतलब कि कथन ए और बी दोनों के दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है। अर्थात हमारे भारत में जो सरकारी व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है वो पूछ रहा है, किस प्रकार की सरकार हमारे यहाँ चलती है। तो हमारे यहाँ संसदीय और संघीय सरकारी व्यवस्था है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ कैसे है? क्योंकि हमारे यहाँ पर देश में जब चुनाव होता है तो लोग चुन करके संसद में जाते हैं, और संसद में जा कर के ये सारे लोग मिल करके कानून का निर्माण करते हैं, और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग मिल करके कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, और ये लोग नियमों का पालन करवाने का काम करते हैं। अर्थात हमारे यहाँ सरकार कैसी है? संसदीय सरकार है। लेकिन संघीय सरकार कैसे है? तो संघीय सरकार का मतलब ये हुआ कि जो सरकार है वो कई स्तरों पर बटी होनी चाहिए। तो हमारे देश में सरकार जो है वो कई स्तरों पर बटी हुई भी है, केंद्र में, राज्य में और स्थानीय स्तर पर। मतलब कि हमारे यहाँ संसदीय भी व्यवस्था है और संघीय भी व्यवस्था है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।